आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जय माता दी। वाह, सभी बहुत उत्सव के माहौल में होंगे और बेहतरीन होंगे। और जीवन में उत्सव के रंग जो होते हैं हमें एक जीने की आस दिलाते हैं, एक प्रेरणा शक्ति देते हैं कि जो कल्चर है और जो आस्था है वो हमारे परिवार की प्रॉस्पिरिटी और परिवार के कल्याण के लिए हम किस तरह से सकारात्मक ऊर्जा हम इकट्ठा कर सकते हैं और एक सूत्र में बंध सकते हैं। ये त्योहार जो है हमें आकर्षित करता है और इसके लिए तैयार करता है। आप सभी को जय माता दी। आप सभी के अच्छे भविष्य और सुनहरे जीवन की कल्पना करते हुए और उन कल्पना के साथ जो प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास के प्रवाह को प्रभावित करने के लिए मैं आज एक नए सेशंस लेके शुरू कर रहा हूं, क्योंकि इसके बाद कंटिन्यूअस सेशन होंगे आपके, जो आने वाले दिनों में कंटिन्यूअस सेशन होंगे। जैसे जैसे फेस्टिवल आते हैं वैसे वैसे एग्जामिनेशन के भी फेस्टिवल आते हैं। और ये जो समय होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये पूरे पूरे एग्जामिनेशन के टाइम्स हैं। और आप देखे होंगे ये साल के जो आखिरी महीने होते हैं, आखिरी 3 महीने होते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये फेस्टिवल के भी महीने होते हैं और आपकी बिजनेस के भी महीने होते हैं। सबसे ज़्यादा अगर बिजनेस आप लेते हैं तो इसी महीने में लेते हैं। आप सभी साथी सहमत होंगे। सभी साथियों का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमेशा उत्सव के जिस तरह अभी आप खुशियां महसूस कर पा रहे हैं, ठीक उसी तरह अपने जीवन को इन रंगों के साथ तैयार रखिएगा कि कोई भी समय हो ठीक उसी तरह का जीवन जीना है जैसा आप उत्सव में जी पा रहे हैं। आप सभी का अभिनंदन। बहुत सारे साथी जुड़ गए हैं आज इस सेशन में जो हम पढ़ेंगे, न केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है बल्कि आपके दैनिक जीवन में काम करने के लिए भी ये पॉलिसी और गाइडलाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इसकी पूरी जवाबदारी आप जो काउंटर पे या जो आप सीधे ग्राहक संबंध स्थापित करते हैं उसमें ये कोरिलेट करता है और आपकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को दुरुस्त करता है। तो चलिए आज के सेशन में हम केवाईसी पॉलिसी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइन को सरल तरीके से पढ़ेंगे। आप सभी जो है इसके आज के सेशन में बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे, जिसमें कि केवाईसी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो गाइडलाइन है वो इंडिया में किस तरह से आया और किस उद्देश्य के साथ इसको जो है अभी लागू किया जा रहा है, अनुपालन। साथ ही आपके बैंक की पॉलिसी क्या कहती है, आपकी इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं वो क्या है, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी क्या होता है, कौन कस्टमर हो सकता है कौन कस्टमर नहीं हो सकता है, टाइप ऑफ कस्टमर क्या है, उनके कॉन्स्टिट्यूट्स क्या हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, इन सब में सरल तरीके से हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। एक बैकग्राउंड की बात करें तो 1970 के दशक में 1970 के दशक में यूएसए में एक ड्रग ट्रैफिकिंग हुआ था चाइना से। कुछ लोग जो है वो नारकोटिक्स ड्रग्स वगैरह जो है वो यूएसए में वो उसको ट्रैफिकिंग कर रहे थे, उसको ट्रैफिक ला रहे थे। तो उसके खिलाफ यूएसए में जो है एक देश विरोधी जो गतिविधियां बढ़ गई थी और उसमें जो आर्थिक नुकसान हो रहा था, उसके लिए 1970 में बैंक सिक्रेसी एक्ट बना। और बैंक सिक्रेसी एक्ट के बाद नो योर बैंक और नो योर कस्टमर का कॉन्सेप्ट जो है ये लाया गया। 1970 के दशक से इसकी शुरुआत हुई। उसी के तहत कि किसी व्यक्ति जो लेन देन कर रहा है उसकी आइडेंटिटी कैसे दुरुस्त कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग खुद भी जो पुराने साथी होंगे जानते होंगे कि बैंक में जब खाता खोलता था उस समय हम लोग केवाईसी डॉक्यूमेंट नहीं लेते थे, सीधे सीधे जो है बैंक में खाता खोल लेते थे। तो फिर यस, नवनीत कौर जी बोल रहे हैं। नवनीत कौर जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है?
ओके, बढ़िया। तो मैं ये कह रहा था, एक मिनट, एक स्लाइड आगे नहीं बढ़ रहा है, देख लेता हूँ जरा क्या वजह है। हाँ, अभी ठीक हो गया। तो मैं ये कह रहा था कि जो ड्रग ट्रैफिकिंग यूनाइटेड स्टेट में जो 19वीं शताब्दी है, तो 1850 से लेके 1900 से स्टार्ट होके 1910-20 तक, इसमें जो चाइनीज इमिग्रेंट्स हैं वो कैलिफोर्निया पहुंचे, और उन्होंने जो अमेरिकन्स को स्मोकिंग के लिए और ट्रेडिंग के लिए, उनको बेचने के लिए और उनके डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, ये इसके लिए एक माहौल बनाया और इसको पूरे एरिया में उसको फैलाने की कोशिश की। और ये ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए उन्होंने जो है एक माहौल बनाया अमेरिका में, और उसमें वो सफल भी हुए, जिससे कि अमेरिका को जो है उनके विरुद्ध लड़ना पड़ा। और फिर उन्होंने बैंक सिक्रेसी एक्ट 1970 में बनाया, और फिर उसके बाद केवाईसी गाइडलाइन की शुरुआत हुई। अब इंडिया में ये केवाईसी गाइडलाइन का जो यात्रा है किस तरीके से हुआ, आप देख लीजिए। 1970 में अमेरिका में, और इंडिया में ये आया जो है किस तरीके से आपको यहाँ पर दिखेगा। इंडिया में रिजर्व बैंक ने 2016 में ये स्टार्ट किया, और इसके सफरनामे को आप इस स्लाइड के माध्यम से देख पाएंगे। केवाईसी एंटी मनी जो लॉन्ड्रिंग रूल्स इन इंडिया है, यूएसए में पैट्रियट लॉ फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इनेक्टेड इन यूएसए 2001। 2001 में ये एक एक्ट बना, यूएसए पैट्रियट एक्ट लॉ जो बना है। फिर उसके बाद 2003 में यूएसए में ही केवाईसी जो रूल्स है उसको अडॉप्ट किया गया, फेडरल फाइनेंशियल एजेंसी इन यूएसए एज पर द लॉ 2003 में। ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग शुरू हुआ था 1850 से लेके 1950 के बीच में, बहुत जोरों शोरों से चला, जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ यूएसए को चाइनीज इमिग्रेंट के द्वारा। उसके बाद 2001 में इन्होंने यूएसए पैट्रियट लॉ शुरू किया, 2003 में इन्होंने केवाईसी को अडॉप्ट किया यूएसए में। फिर 2002 में इंडिया में एक एक्ट आया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके बारे में आपने डिटेल जो है पीएमएलए एक्ट में पढ़ा है 2002 में। 2005 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड रूल्स चालू हुआ इंडिया में 2005 में। और भारतीय रिजर्व बैंक ने अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, उन्होंने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के लिए मास्टर डायरेक्शन जारी किया 2016 में। तो इनमें से अगर आप देखेंगे तो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में आया इंडिया में, 2005 में मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ये रूल्स चालू हुआ, और आरबीआई में ये 2016 में मास्टर डायरेक्शन जारी किया गया केवाईसी के लिए। चलिए, अब केवाईसी क्यों जरूरी है बैंक में, तो इसके लिए जो कुछ चार यहाँ पर ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिख रहे हैं। वाई केवाईसी एमएल फॉर द बैंक्स, बैंक्स के लिए केवाईसी एमएल क्यों जरूरी है, ताकि बैंक किसी भी काउंटर पार्टी के द्वारा होने वाले रिस्क को मिटिगेट कर सके, और अगर कोई घटना घटित होती है उस पार्टी के द्वारा तो उसकी आइडेंटिटी को जो है कंफर्म कर सके, उसको ड्यू डिलिजेंस कर सके। सो द मिटिगेट काउंटर पार्टी रिस्क बाय आइडेंटिफाइंग द कस्टमर्स एंड कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। ये जब भी कोई ग्राहक संबंध स्थापित करते हैं तो केवाईसी इसलिए जरूरी है, क्योंकि जो भी व्यक्ति आपके साथ जुड़ रहा है, अगर उसके द्वारा कोई ऑपरेशनल या फाइनेंशियल रिस्क पैदा होता है तो कस्टमर को आइडेंटिफाई करना, कस्टमर का ड्यू डिलिजेंस करना, ताकि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है या लॉ के तहत है उनकी इंफॉर्मेशन उनको जो है साझा करना, ताकि अगर कोई क्राइम करेगा तो उसको आप जो है सजा दिला पाएंगे। दूसरा मुख्य ऑब्जेक्टिव है, जिस खाते को आपके साथ एसोसिएट किया गया है उसके रियल ओनर को आइडेंटिफाई करना, जिसको बेनिफिशियल ओनर कहते हैं। बेनिफिशियल ओनर, कोई खाता खुला है, खाते के अलग अलग टाइप हैं, इंडिविजुअल खाता हो सकता है, आर्टिफिशियल खाता हो सकता है, यूनिट का खाता हो सकता है, फर्म का खाता हो सकता है, ट्रस्ट का खाता हो सकता है, सोसाइटी का। तो उसका ऑफिशियली जो ओनर है, रियल ओनर है, बेनिफिशियल ओनर है, उसको पहचानना। और तीसरा है, अगर उस खाते के माध्यम से गलत तरीके से पैसे कमाए गए हों और रोटेट हो रहे हों, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं,
या टेररिज्म फाइनेंस हो रहा हो या टैक्स की चोरी हो रहा हो, इसके खिलाफ जो है इसकी रोकथाम। और चौथा जो उद्देश्य है, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन या हाई रिस्क के क्लाइंट्स को आइडेंटिफाई करना। ये चार उद्देश्य हैं। हालांकि इसका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका सरोकार नहीं होगा, लेकिन अगर इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप इसको क्रमबद्ध तरीके से बता सकते हैं कि सर, नो योर कस्टमर गाइडलाइन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो है बैंकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि बैंक के ग्राहक के द्वारा अगर कोई रिस्क पैदा होता है तो उसको मिटिगेट किया जा सकता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर और कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के माध्यम से। दूसरा महत्वपूर्ण काम है कि जिस खाते को हमने ओपन किया है उस खाते का बेनिफिशियल ओनर आइडेंटिफिकेशन करना। साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग मतलब काले संपत्ति, बेनामी संपत्ति को जो है रोकथाम के लिए, या टेररिस्ट फाइनेंसिंग और टैक्स चोरी को रोकथाम के लिए ये एक महत्वपूर्ण टूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन और हाई रिस्क के क्लाइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए ये KYC ML जो है इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा बता सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ KYC, जैसे कि चर्चा में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया, जो भी कस्टमर है उसका आइडेंटिफिकेशन हो पाए, वो उसका ड्यू डिलिजेंस हो पाए, ये जो है अप्रोप्रिएट कस्टमर जिस नाम से खाता खोला है वो आइडेंटिफाई हुआ है, ये पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है, जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उनकी लगातार मॉनिटरिंग करनी है। अगर वो सस्पिशियस नेचर के है तो रिपोर्टिंग करनी है। सस्पिशियस नेचर क्या होगा, जिस अकाउंट प्रोफाइल के साथ खोला गया है अगर उसकी प्रोफाइल से उसका ट्रांजैक्शन मैच नहीं हो रहा है तो वो सस्पिशियस होगा। अगर कोई बोलता है मैं किसान हूं और लेकिन उसके ट्रांजैक्शंस कुछ दूसरे तरीके से हो रहे हैं तो वो सस्पिशियस होगा। एक किसान है, उससे अपेक्षा की जाएगी कि 6 महीने में एक बार क्रेडिट आएगा और बार बार निकाल सकता है, लेकिन मल्टीपल क्रेडिट आ रहे हैं दूसरे तरीके से और वो सोर्स नहीं बता पा रहे हैं तो सस्पिशियस नेचर होगा। प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 131 ऑफ एनआई एक्ट, ये प्रोटेक्शन ऑफ एनआई एक्ट में डिटेल रूप से पढ़ेंगे, आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में। मिनिमाइज फ्रॉड एंड रिस्क ड्यू टू एनी इनएडवर्टेंट ओवरड्राफ्ट, और कोई रिस्क होता है तो उसके लिए ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स की वजह से है। अवॉइड ओपनिंग ऑफ बेनामी अकाउंट्स, कोई बेनामी अकाउंट्स न खोले, फिक्सियस अकाउंट न खोले, तो इसको रोकथाम करने के लिए। और साथ ही साथ जो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हैं या उसका सही बेनिफिशियल ओनर अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है प्रपोज कस्टमर, तो इसको जो है चेक करना। अगर वो ठीक तरीके से अपने इंसॉल्वेंट है तो आपको एक्शन लेना है। मतलब KYC जो गाइडलाइन है वो बैंकर्स को पूरी तरह से पता होना चाहिए, ताकि कोई अनडिजायरेबल कस्टमर है तो उसको सिस्टम से बाहर निकालना। कहने का तात्पर्य, हम कस्टमर एक्सेप्ट करेंगे पूरी तरीके से, हमारे द्वारा जो भी गाइडलाइन है या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के बाद ही हम कस्टमर को एक्सेप्ट करेंगे। चार एलिमेंट हैं जो ज़्यादातर एग्जामिनेशन में पूछता है, ये यही स्क्रीन पूछता है कि KYC गाइडलाइंस के चार पिलर क्या हैं, चार एलिमेंट क्या हैं। पहला है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी जिसको CAP कहते हैं, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर जिसको CIP कहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ये एज ए बैंकर होने के नाते चारों पिलर याद होने चाहिए। पहला होता है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, जिसमें कि हम कस्टमर को एक्सेप्ट करते हैं एज पर द सुटेबल प्रोडक्ट, एज पर द सुटेबल स्कीम्स, तो हम कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। दूसरा है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, जिसमें कस्टमर को आइडेंटिफाई करते हैं ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट के माध्यम से, फिर उनको रिस्क कैटेगराइजेशन करते हैं ड्यू डिलीजेंस के माध्यम से, और फिर मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन करते हैं, उन खातों की कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करते हैं और उनकी रिपोर्टिंग करते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो लॉ के हिसाब से। बैंक की KYC ML पॉलिसी सभी बैंकों की कॉमन है, क्योंकि ये मास्टर डायरेक्शन RBI के उसको पालन करते हैं 2016 का। तो इस पॉलिसी का जो मुख्य उद्देश्य जो हमने पहले डिस्कस किया था वही यहाँ पर है। मुख्य उद्देश्य है कि काले संपत्ति की रोक लगे, कस्टमर की सही आइडेंटिफिकेशन करें और उनके द्वारा हो रहे जो रिस्क हैं उसको मिटिगेट करेंगे। इस ऑब्जेक्टिव जो है वही ऑब्जेक्टिव है जिसको हमने पहले से डिस्कस किया है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी पे हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि कस्टमर कौन होगा, हु इज द कस्टमर, वॉक इन कस्टमर कौन होगा, बेनिफिशियल ओनर कौन होगा, नॉन फेस टू फेस कस्टमर कौन होगा,
और ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट बैंक कौन से एक्सेप्ट करते हैं, और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन क्या है, या जो आपके ट्रांजैक्शन रिलेटेड और रिपोर्टिंग कौन होते हैं, जैसे कि कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट और काउंटरफिट करेंसी नोट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। सबसे जो अभी रिसेंटली जो एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं वो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट से एक सवाल पूछते हैं। और जो मैंने पिलर की बात करी, जो 4 पिलर हैं केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के, पहला पिलर है आपका कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, दूसरा है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, तीसरा है रिस्क मैनेजमेंट, और चौथा है ट्रांजेक्शन का मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। तो ऑफिशियली वैलिड जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये, इनको आपको, जो यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, इनको आपको याद रखना है। सबसे पहले पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ आधार नंबर इन सच फॉर्म एज इशूड बाय ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वोटर आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जॉब कार्ड issued by नरेगा duly signed by an officer of a state government, और लेटर issued by the national population register containing details of the name and address। तो ये ऑफिशियली डॉक्यूमेंट हैं 6। इसमें पहले राशन कार्ड भी था, आधार कार्ड, उस पैन कार्ड भी था जिसको रिमूव कर दिया गया। तो पहले राशन कार्ड का बहुत एग्जामिनेशन में सवाल पूछता था, अब पैन कार्ड का सवाल पूछता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये 6 ऑफिशियली डॉक्यूमेंट हैं। पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, नरेगा कार्ड है और एनपीआर कार्ड है। चलिए अब बात करते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए। एड्रेस प्रूफ के लिए ऑफिशियली डॉक्यूमेंट में आप ले सकते हैं यूटिलिटी बिल्स, बट इसके लिए कुछ लिमिटेशन है। कुछ लो रिस्क कस्टमर के लिए ये एड्रेस प्रूफ में ऑफिशियली डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। यूटिलिटी बिल जो है ये एड्रेस प्रूफ होगा। एड्रेस प्रूफ में यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, पोस्टपेड मोबाइल बिल, गैस पाइप से जो बिल आता है वाटर बिल, ये होगा, लेकिन नॉट ओल्डर देन 2 मंथ्स। ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक आपका क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि यूटिलिटी बिल को एड्रेस प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है या स्वीकार किया जा सकता है। वो कितने महीना पुराना नहीं होना चाहिए, 2 महीना तक का चलेगा, 2 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, पोस्टपेड फोन, पाइप गैस, वाटर बिल। दूसरा है म्यूनिसिपल टैक्स रिसिप्ट, प्रॉपर्टी का म्यूनिसिपल टैक्स रिसिप्ट लेटेस्ट होना चाहिए, और इसमें ऐसा जैसा टाइम का कोई बार नहीं दिया है। और पेंशन और फैमिली पेंशन ऑर्डर, पीपीओ जो होते हैं, इशूड टू ए रिटायर्ड एम्प्लॉय बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इफ दे कंटेंट देयर एड्रेस, जहाँ पीपीओ में एड्रेस लिखा हुआ है वो भी एड्रेस ले सकते हैं। और साथ ही साथ जो आपके अलॉटमेंट, लेटर ऑफ अलॉटमेंट है विद लीव लाइसेंस एग्रीमेंट बाय द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेटरी रेगुलेटरी बॉडी, पब्लिक सेक्टर यूनिट, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, एफआई एंड लिस्टेड कंपनी। तो इनके द्वारा अगर कोई लेटर ऑफ अलॉटमेंट है कि रेसिडेंस के लिए यहाँ पर उनको रहने के लिए एग्रीमेंट दिए हैं एकोमोडेशन के लिए, तो भी आप ले सकते हैं। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी जो है वो केवाईसी का महत्वपूर्ण पिलर है। ये कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी कहता है कि कोई भी अकाउंट जो है वो फिक्सियस अकाउंट या बेनामी अकाउंट नहीं खुलेगा। काल्पनिक या छद्म या बेनामी अकाउंट जो है नहीं खुलेगा। अकाउंट मतलब जो है खुलेगा वो एकदम से सही खुलेगा, बेनामी नहीं खुलेगा, राम कुमार के नाम से, मतलब पक्का अकाउंट खुलेगा। ये कहने का तात्पर्य है नो अकाउंट शुड बी ओपन इन फिक्सियस या बेनामी। नो अकाउंट शुड व्हेन द एप्लीकेंट डज नॉट कोऑपरेट और रिलायबिलिटी ऑफ डाटा फाइनेंस इज इन डाउट। अगर कोई एप्लीकेंट आया हुआ है अकाउंट खोलने के लिए और डाटा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, या उसके डाटा में आप रिलायबल नहीं हैं, आपको डाउटफुल लग रहा है, तो आप अकाउंट नहीं खोलेंगे। कहने का तात्पर्य है
कि कस्टमर को एक्सेप्टेंस करने से पहले हमको ये चीज़ें चेक करनी है कि उस अकाउंट्स को हम सुटेबल अकाउंट्स के रूप में एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और उस जो जिस नाम से अकाउंट खोल रहा है वो हम उसको वेरीफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसके आधार पर ही अकाउंट खोलेंगे। It should be ensured that the new and existing customer identity does not match with that a person having criminal background, having terrorist link और violators of law। तो ये जो है, आपको नया कस्टमर हो या पुराना कस्टमर हो, आपको इंश्योर करना है कि जो भी पर्सन का आप खाता खोल रहे हैं वो आपके जो लिस्ट्स आते हैं उनमें से उस लिस्ट से मैच ना हो। आप देखेंगे कई बार आपके फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट से आपको मेल आते हैं कि इससे जुड़ा हुआ मैच होता हुआ ये अकाउंट है, इनके बारे में डिटेल भेजिए। तो कहने का तात्पर्य है ये आप कोई भी फिक्सिशियस या बेनामी अकाउंट नहीं खुलेगा, या ऐसे अकाउंट्स खोलने में डिटेल में अगर आपको डाउट लग रहा है तो अकाउंट नहीं खोलेंगे, या कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड के पर्सन्स हैं जिनकी आपको जानकारी है या उनका नाम मैच हो रहा है या टेररिस्ट लिंक में वायलेटर्स ऑफ लॉ लिस्ट में है, सरकार के द्वारा समय समय पर जारी किए गए उस लिस्ट से मैचिंग हो रहा है तो उसका अकाउंट नहीं खोलेंगे। दूसरा पिलर है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, जिसमें हम कस्टमर को आइडेंटिफाई करते हैं। दो तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, प्राइमरी आइडेंटिफायर्स हैं, सेकेंडरी आइडेंटिफायर हैं। प्राइमरी आइडेंटिफायर्स में उसके पर्सनल इंफॉर्मेशंस होते हैं, और सेकेंडरी आइडेंटिफायर्स में उसके एड्रेस जो है, इंफॉर्मेशन जो है वो आप आइडेंटिफाई करते हैं। तो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन दो तरीके से करते हैं, एक होता है आइडेंटिटी और दूसरा होता है एड्रेस होता है, और तीसरा होता है फोटो। तीन चीज़ें होती हैं। तो एक होता है आइडेंटिफिकेशन, जिसमें उसके नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें होंगी, और दूसरा होता है उसका एड्रेस। तो ये आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होते हैं। तो अभी हम कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी देखे हैं, फिर कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के लिए दो तरीके होते हैं। कस्टमर की आइडेंटिटी लेते हैं, जिसमें कि आप पासपोर्ट, आधार कार्ड, मनरेगा, एनपीआर, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी कार्ड लेते हैं। और एड्रेस के लिए जो है, ये जितने डॉक्यूमेंट दिए हैं वो एड्रेस के लिए होंगे। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें दिया गया है जिसके बारे में हम लोग पिछले स्लाइड में चर्चा की है। अब इसके प्रोसेस के बारे में हम देखेंगे, आरबीआई जो है इसको किस तरीके से इसको बताता है, और कौन कस्टमर हो सकता है कौन कस्टमर नहीं होगा, ये आप देख लीजिए। निम्नलिखित में से कस्टमर कौन नहीं होगा, ये कहा गया अगर कोई माइनर है और वो 18 साल से कम है तो वो कस्टमर होगा, लेकिन अंडर गार्जियनशिप होगा वो, लेकिन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। इसीलिए यहाँ पर माइनर को जब भी हम अकाउंट खोलते हैं तो अंडर गार्जियनशिप में खोलते हैं। अनसाउंड माइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो अनसाउंड माइंड में नहीं, साउंड माइंड में नहीं है, अनसाउंड माइंड है, जो इस स्थिति में नहीं है कि कोई भी चीज़ को समझ पाए, तो उसको भी कस्टमर नहीं मानते हैं। और ऐसे लोग जिनको लॉ के द्वारा जो है अलग किया गया है, जैसे इंसॉल्वेंट पर्सन हैं, एलियन एनिमीज हैं, फॉरेन सॉवरेन्स हैं, अंडर सेक्शन ऑफ 83 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, इनको भी हम लोग कस्टमर नहीं मानते, क्योंकि ये किसी भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं, एज पर लॉ है। ये जो है आप अपने लॉ के हिसाब से देखिएगा। बाकी हम माइनर के लिए जो बैंक ने सुविधा दी है वो अलग से क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। हु कैन ओपन एन अकाउंट, कौन ओपन कर सकता है अकाउंट, कौन ओपन कर सकता है? एनी इंडियन नेशनल रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, पार्टनरशिप, कंपनीज, ट्रस्ट, अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कैन ओपन एन अकाउंट बैंक आइदर सिंगली और जॉइंटली अदर्स, ये सब खोल सकते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इंपॉर्टेंट जो है मैं बता दूंगा। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में जैसा कि अभी छः हमारे पास ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट हैं, ये रिपीट स्लाइड है, जिसमें कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रूफ ऑफ आधार, और जहाँ भी आधार बोलता है प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ आधार कार्ड बोलता है।
और अभी आधार कार्ड जो है सभी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट में से इसको इम्पोर्टेंट कर दिया है। वोटर आईडी कार्ड, नरेगा और एनपीआर रजिस्टर। इनकम टैक्स के रूल नंबर 114B में ये कहा है कि किसी भी अकाउंट को खोलने के लिए पैन कार्ड मैंडेटरी है। पैन कार्ड मैंडेटरी है, ये बात जो है कही गई है इनकम टैक्स के अंडर 114 रूल नंबर 114B में। लेकिन जहां पर पैन कार्ड नहीं है वहां फॉर्म 60 और 61 देकर भी वो जो है खाते खोल सकता है, इसका भी प्रोविजन किया गया है। लेकिन जहां पर अगर ऐसा सवाल पूछा जाएगा पैन कार्ड इज मैंडेटरी, तो अंडर 114B में इसको बोला गया है कि अगर कोई भी खाता खोल रहा है तो पैन कार्ड मैंडेटरी है कहा गया है, क्योंकि खाते खोल रहा है तो ट्रांजेक्शन करेगा तो पैन कार्ड जरूरी है, क्योंकि वो सीधे सीधे उसकी इनकम से टैक्स से जुड़े हुए हैं। और आपकी केवाईसी पॉलिसी के लिए जैसे बताया तीन है, एक तो बेनामी संपत्ति को रोकना, और दूसरा है टेररिस्ट एक्टिविटी को फाइनेंस को रोकना, और तीसरा है कर चोरी जो टैक्स इवेक्शन है इनको रोकना, इसीलिए यहाँ पर ये मैंडेटरी होता है। तो तीन कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस तीन तरीके से किया जाता है। पहला है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन जिसके लिए ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट छः हैं: पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, नरेगा और एनपीआर रजिस्टर। दूसरा है प्रूफ ऑफ एड्रेस वेरिफिकेशन, और तीसरा है लेटेस्ट साइज का फोटोग्राफ्स। अब यहाँ पर आजकल रूल नंबर 59 केवाईसी गाइडलाइन में एक और चीज मैंडेटरी कर दिया है, एड्रेस वेरिफिकेशन। तो एड्रेस वेरिफिकेशन भानु प्रताप जी कैसे करते हैं खाता खोलते समय, कैसे एड्रेस वेरिफिकेशन करते हैं? फौजी प्रदीप जी, कोई खाता खुला तो एड्रेस वेरिफिकेशन कैसे करते हो आप? कोई साथी बता पाएगा कैसे करते हैं एड्रेस वेरिफिकेशन? थैंक्स लेटर भेजते हैं सर। एग्जैक्टली हाँ, लेटर ऑफ थैंक्स भेजते हैं। लेटर ऑफ थैंक्स भेजते हैं ताकि लेटर ऑफ थैंक्स उस एड्रेस पर अगर डिलीवर हो गया तो वो कंफर्म होता है कि वो जो एड्रेस दिया है वो वेरीफाई है। अभी रिवाइज जो है बहुत सारी चीज़ें आपके एक्टिविटी बढ़ रहे हैं, इसलिए समय समय पर गाइडलाइन बदले हैं। अभी आपको ये कहा गया है कि जब भी खाता खुला उसके T+1 डे के अंदर आपको एड्रेस वेरिफिकेशन जो है करना बहुत जरूरी होता है। क्या बोल रहे हैं? सॉरी सर, यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर हो रहा सर है। यहाँ पे माता जी का वो चल रहा है इसलिए वो अच्छा ज्यादा आ अच्छा रही, मैं अच्छा, तो बोल नहीं बहुत पा बढ़िया रहा हूँ बहुत उसके बढ़िया। साथ। चलिए शोर हाँ बढ़िया हो रहा है, ठीक है, आप सुनते रहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारे साथियों ने कहा लेटर ऑफ थैंक्स ये एक प्राइमरी टूल्स है अब एड्रेस वेरिफिकेशन करने के लिए। अभी इन्हांस ड्यू डिलीजेंस में ये कहा गया है कि आज खाते खुले हैं तो आज T+1 डे के अंदर उसका एड्रेस आप फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन करिए। और फिजिकल वेरिफिकेशन आजकल जो है मैंडेटरी कर दिया गया है। आपके एसओपी में अभी आया नहीं होगा तो आप अलग बात है, लेकिन आप फिजिकल वेरिफिकेशन कर दिया गया है। क्योंकि क्या हो रहा है अभी रिसेंटली आप लोग देखे होंगे करंट अकाउंट्स, बहुत ही मल्टीपल नंबर ऑफ करंट अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं, और वो करंट अकाउंट बिजनेस रिलेटेड सही केवाईसी के साथ ओपन हो रहे हैं, फॉर्म रजिस्ट्रेशन के साथ ओपन हो रहे हैं, लेकिन उसमें ओपन होने के सेम डे वो कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग ले जाते हैं और फिर वो स्कैम करते हैं क्यूआर कोड के थ्रू, और उसमें एक दिन में 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 50-50 हज़ार ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, और वो सेम डे निकल जा रहे हैं। जबकि बैंक की जब आरबीआई कहता है कि बैंक की जवाबदारी है कि जिस व्यक्ति का आप खाता खोले हो उसके व्यवसाय से रिलेट होना चाहिए ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पर बैंक की एक जवाबदारी आएगी। अगर उसका खाते का लेन देन उसके प्रोफेशन के आधार पर या उसके इनकम प्रोफाइल के आधार पर मैच नहीं होता है तो आप रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए अकाउंट में, न क्रेडिट आने दीजिए न डेबिट आने दीजिए। क्यों? क्योंकि क्रेडिट आएगा तो अपराध का पैसा आएगा और फिर वो पैसा चला जाएगा अपराध में चला जाएगा, इसीलिए। चलिए, तो टाइप ऑफ कस्टमर: इलिटरेट कस्टमर, माइनर, सीनियर सिटीजन, ब्लाइंड पर्सन और पर्दा नसी वुमेन, ये टाइप ऑफ कस्टमर हैं। थोड़ा सरल तरीके से हम लोग चर्चा भी करते चलेंगे। डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ अदर देन इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति विशेष है, इंडिविजुअल अदर देन इंडिविजुअल है तो प्रोपाइटरशिप कंसर्न है तो फॉर्म का रजिस्ट्रेशन लेंगे।
पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड लेंगे, कंपनीज अकाउंट है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और बोर्ड रेजोल्यूशन लेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेंगे। तो ये जो है अदर देन इंडिविजुअल में लेते हैं। प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन आपके स्क्रीन पर है। ऐसा बिजनेस जो किसी इंडिविजुअल द्वारा ओन किया गया हो, उसका एकल स्वामित्व हो, उसका बेनिफिशियल ओनर जो है एक व्यक्ति हो, तो उसको प्रोप्राइटरशिप फर्म कहते हैं, एकल स्वामित्व को। और जब भी ऐसा खाता खोलने आएगा तो उनके सारे केवाईसी डॉक्यूमेंट, प्रोप्राइटर के फर्म का रजिस्ट्रेशन, जीएसटी फर्म, पैन प्रोप्राइटर का और उसका फोटोग्राफ्स और उसके प्रोप्राइटरशिप लेटर जो है वो लिया जाएगा। और एक सेकंड, एक होल्ड करेंगे, फोन आ रहा है। हाँ जी, हाँ साथियों, एक फोन आ गया था किसी का, हमारे परिचित का। हाँ, तो यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। दूसरा है पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म के लिए जो है आप पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार, और साथ ही साथ जो है केवाईसी जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है सभी पार्टनर्स का, पेन और जीएसटी ऑफ फर्म और पार्टनर्स और उनके फोटोग्राफ, पार्टनरशिप लेटर, ये पार्टनरशिप का लगेगा। एक मिनट और आप होल्ड करिए जरा। आपने बैठो। हाँ, एक है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में जो एलएलपी हैं वो अ, जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके शेयर के आधार पर उनकी लाइबिलिटी होती है। एक पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पार्टनरशिप फॉर्म में जो लाइबिलिटी होता है जॉइंटली होता है और सेवरल होता है पार्टनरशिप में। लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, उनके जो ओन एसेट्स, ओन शेयर के आधार पर ही लिमिटेड होती है।
लिमिटेड जो लाइबिलिटी पार्टनरशिप है वो गवर्न बाय लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के हिसाब से होती है। और इसमें मिनिमम 2 डेजिग्नेशन पार्टनर होते हैं और मैक्सिमम पार्टनर की जो लिमिट जो है नहीं है। बाकी जो पार्टनरशिप फॉर्म में है वहाँ पर जो है मैक्सिमम पार्टनर 100 का कैपेबिलिटी है, लेकिन गवर्नमेंट बिजनेस में जो रिसेंट जो उन्होंने दिया हुआ है वहाँ 50 पार्टनरशिप हो सकते हैं। कंपनीज अकाउंट में 4 तरह की कंपनी है: प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, वन पर्सन कंपनी। और ये कंपनीज एक्ट 2013 से गवर्न होते हैं, और अभी कुछ कंपनीज एक्ट में रिवीजन हुआ है 2014 में। और जो मूलतः जो कंपनी का एक्ट था 1956 में था, उसके रेगुलेशन के आधार पर इनको जो है कंपनीज अकाउंट खोले जाते हैं। कंपनीज अकाउंट खोलने के लिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो लिस्ट ऑफ जितने भी प्रेजेंट डायरेक्टर्स हैं उनके, जो भी कंपनीज के लेटेस्ट बैलेंस शीट हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन है, कंपनी का कॉमन सील है, सर्टिफिकेट ऑफ कॉरपोरेशन इनकॉर्पोरेशन है, और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है जिसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए, और ये अभी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये डॉक्यूमेंट्स है जब कंपनी अकाउंट्स खोलते हैं तो आप इसको लेते होंगे। ट्रस्ट ट्रस्ट जो गवर्न होता है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत गवर्न होता है। ट्रस्ट में जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं मुख्यतः ट्रस्ट डीड लगता है, और केवाईसी डॉक्यूमेंट जितने ट्रस्टी हैं उनके सर्टिफाइड कॉपी ट्रस्ट डीड का लगता है। पब्लिक ट्रस्ट है तो कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन लगेगा, और अगर चैरिटी है तो वहाँ पर चैरिटी कमीशन के लिए लगेगा, सर्टिफिकेट लगता है चैरिटी कमीशन के लिए। और अगर पब्लिक ट्रस्ट है, चैरिटी करता है, तो उनको दोनों चीज़ें लगती हैं, रजिस्ट्रेशन की कॉपी भी लगती है और सर्टिफिकेट लगता है चैरिटी कमीशन के लिए। एक अंडरटेकिंग लगता है जिसमें कि वो उसके प्रोसीड्स और उसके एक्शनेबल क्लेम्स के बारे में इंडिमिनिटी देते हैं कि अगर ऐसी कोई क्लेम से नुकसान होता है तो उसकी पूरी भरपाई ट्रस्टी करेंगे। और ऑल ट्रस्टीज जो हैं उनके फोटोग्राफ्स, रेजोल्यूशन उनके अकाउंट्स के और उनके जो है ट्रस्ट डीड जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। एचयूएफ के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं: हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो जॉइंट हिंदू फैमिली के प्रॉपर्टी, बिजनेस और उनके जो एंसेस्ट्रल्स जो बिजनेस होते हैं उनको देखने के लिए, कॉमन पोजीशंस के लिए, ओनरशिप के लिए वो एचयूएफ बनाते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और इसके लिए जो ऑफिशियली डॉक्यूमेंट लगते हैं वो कर्ता होते हैं। कर्ता का केवाईसी डॉक्यूमेंट लगेगा, जितने भी ऑल को पार्टनर्स होते हैं उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट, और जो कर्ता के पैन कार्ड लगेंगे और एचयूएफ के पैन कार्ड लगेंगे, और जॉइंट हिंदू फैमिली का डिक्लेरेशन लगेगा। जो डिक्लेरेशन है वो लगता है, फिर खाते खोलते हैं। क्लब और सोसाइटी के केस में ज़्यादा कॉशियस होने की ज़रूरत है। ट्रस्ट और सोसाइटी ये खाते डायरेक्टली ब्रांच में नहीं खोले जाते हैं। अभी सभी जो ये खाते हैं ये रीजनल मैनेजर, रीजनल हेड के पास आते हैं, वहाँ से अप्रूवल लेके खोलते हैं। सोसाइटी क्लब्स आर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ पर्सन. These are normally incorporated under Cooperative Society Act. Clubs can be registered under Society Act 1860 और Companies Act 1956. तो इनके लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी अथराइज पर्सन होंगे उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट लगेंगे, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेंगे क्लब सोसाइटी के, उनके रूल्स और बाईलाज लगेंगे, क्लब सोसाइटी के पेन लगेंगे और टेन लगेंगे, और अथराइज पर्सन के पेन लगेंगे, और रिजोल्यूशन लगेंगे अकाउंट ओपनिंग के लिए, उनके रिजोल्यूशन पास किए अकाउंट ओपनिंग के लिए। तो यहाँ पर फोटोग्राफ्स के लिए ये कहा गया है कि जो रिसेंट फोटोग्राफ्स है वो आपको लेना है, जिससे कि जो व्यक्ति आपके पास आया है फिजिकल वेरिफिकेशन जो कर रहे हैं उससे मैचिंग हो। एड्रेस प्रूफ के लिए मैंने जैसे कहा कि लेटर ऑफ थैंक्स है, उसमें टाइम लग रहा है, फैसिलिटी कस्टमर को पहले चाहिए, तो आप T+1 डे में फिजिकल वेरिफिकेशन एड्रेस का कर लीजिए, तभी आप उसके फैसिलिटी सारा दीजिए, क्योंकि फैसिलिटी देने के बाद पूरी जवाबदारी आपकी हो जाएगी उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए। और भी कंफर्मेशन करने के लिए टेलीफोन कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं, और आसपास विजिट करके भी आप कर सकते हैं।
एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात होती है स्मॉल अकाउंट के लिए। स्मॉल अकाउंट्स को बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के रूप में देखा जाता है। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें अगर किसी ग्राहक का केवाईसी डॉक्यूमेंट नहीं है तो केवाईसी डॉक्यूमेंट नहीं होने के बाद भी उसको जो है अकाउंट्स बेसिक सेविंग अकाउंट बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है। और इसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे ऐसे खाते को स्मॉल बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। मतलब उसका केवाईसी ना होने की वजह से उसको बैंक की मूलभूत जो सेवाएं हैं से वंचित ना हो जाए, इसके लिए ये सुविधा दी गई है स्मॉल अकाउंट। स्मॉल अकाउंट के रिस्ट्रिक्शन है, ऐसे अकाउंट में साल भर में 1 लाख से ज़्यादा जमा नहीं हो सकता है, 1 लाख तक जमा हो सकता है। ऐसे अकाउंट में किसी भी समय बैलेंस जो है 50,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ऐसे अकाउंट्स का विड्रॉल जो है वो महीने में 10,000 होगा, और नंबर ऑफ विड्रॉल जो पहले 4 था वो अभी हटा दिया गया है। फॉरेन ट्रांजैक्शन ऐसे अकाउंट में अलाउड नहीं है। इसकी वैलिडिटी जो होती है स्मॉल अकाउंट की 12 महीने की होती है, जो ज़्यादा पॉपुलर सीरीज में सवाल पूछता है। और अगर 12 महीने के अंदर ग्राहक जो है ये बता दे कि उन्होंने केवाईसी के लिए अप्लाई किया है तो 12 महीना और बढ़ जाएगा। और फॉर्म 16 यहाँ पर वो देंगे, क्योंकि इनके पास पैन कार्ड भी नहीं होगा, इसलिए फॉर्म 16 देंगे। तो बेसिकली ये 3 पैरामीटर हैं, एक तो 4 हैं, जिसमें कि मैक्सिमम स्मॉल बेसिक सेविंग अकाउंट में एक साल में 1 लाख होंगे, बैलेंस किसी भी समय 50,000 से ज़्यादा नहीं होगा, विड्रॉल एक महीने में 10,000, लेकिन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन का जो रिस्ट्रिक्शन हटा दिया है। वैलिडिटी 12 महीने की होगी, 12 महीना और बढ़ाया जा सकता है बशर्ते उसने केवाईसी के लिए अप्लाई कर दिया हो। फॉरेन स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर विदेश से पढ़ने के लिए आते हैं तो ये नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट्स खोल सकते हैं। इसके लिए उनको पासपोर्ट, वीज़ा, इमिग्रेशन, इंडोर्समेंट लेटर, एडमिशन ऑफर लेटर लगेंगे। सबसे पॉपुलर सीरीज का सवाल अभी जो पूछ रहा है आपके आरआरबीज और नेशनलाइज बैंक में, कि अगर कोई फॉरेन स्टूडेंट जो है अकाउंट खोलता है एनआरओ, तो जो लोकल एड्रेस प्रूफ है वो कितने दिनों के अंदर देना है? वो है 30 डेज के अंदर देना है। 30 डेज के अंदर देना है। और ये अकाउंट जो है वो नॉर्मल एनआरओ अकाउंट में होगा। ये फेमा एक्ट में अंडर फेमा 99 के एक्ट के तहत दिया गया है। अगर कोई पाकिस्तान नेशनलाइज है, अगर वो अकाउंट खोलना चाहता है तो आरबीआई की परमिशन की ज़रूरत है, ये भी एग्जामिनेशन में आता है। तो ये आप प्री और अप्रूवल चाहिए, ये आप देख लीजिएगा। और इसमें ये कहा गया है कि 1,000 डॉलर या 50,000 रुपये तक के ट्रांजेक्शन ये विद इन 30 डेज ही कर सकते हैं, उसके बाद ही ज़्यादा ट्रांजेक्शन ये कर पाएंगे, ये बात कही गई है। एसएचजी अकाउंट्स, एसएचजी अकाउंट में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो सवाल पूछा जाता है कि एसएचजी अकाउंट का जब हम एसबी अकाउंट खोलते हैं तो केवल केवल हमें केवाईसी डॉक्यूमेंट एथोराइज्ड सिग्नेटरी का चाहिए, जो ऑफिस बियरर हैं उनका चाहिए। और जब हम क्रेडिट लिंकेज करते हैं तो सभी जो मेंबर्स हैं उनका ड्यू डिलीजेंस करेंगे। ये जो है एसएचजी अकाउंट के बारे में है। और एक यहाँ पर लिया अकाउंट पोर्टेबिलिटी ओपनिंग अप न्यू अकाउंट। हाँ, अगर एक फुली केवाईसी कंप्लायंट अकाउंट कैन बी ट्रांसफर वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, और न्यू अकाउंट कैन बी obtained विदाउट इंसर्टिंग फ्रेश केवाईसी। तो एक फुली केवाईसी कंप्लायंट अकाउंट है वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक ट्रांसफर किया जा सकता है, और उसको बिना केवाईसी लिए किया जा सकता है। अकाउंट ऑफ पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट है। पहले तो सीधा पीईपी का फुल फॉर्म पूछता है, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन। ऐसा व्यक्ति जो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है वो एक ऐसा इंडिविजुअल है जो प्रोमिनेंट पब्लिक पोजीशन और फंक्शन में पोस्ट होल्ड करता है, या उसके एक्ट एंड बिहेवियर उस रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर हैं जो प्रोमिनेंट पब्लिक पोजीशन में हो। तो इसके लिए अगर कोई पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है तो यहाँ पर ब्रांच में उसका खाता खोलने के परमिशन नहीं है, वो जो है रीजनल हेड के परमिशन से ही जाते हैं। जैसे पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन क्या हैं? जो स्टेट के हेड्स हैं, स्टेट के हेड्स हैं, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, चीफ सेक्रेटरी वगैरह हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, सीनियर डिफेंस पर्सनल हैं,
ये जो है पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, तो इनको जो है खाते खोलने के लिए परमिशन लेना होता है रीजनल हेड से। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक पीरियोडिकल अपडेशन ऑफ री केवाईसी पर भी सवाल पूछता है। बैंक का केवाईसी गाइडलाइन कहता है कि कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी का पालन करेगा, फिर कस्टमर आइडेंटिफिकेशन करेगा, फिर उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, और फिर उसके बाद जो है वो मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट मतलब जब भी कस्टमर को जोड़ते हैं उनका रिस्क क्लासिफाई करेंगे। तीन तरह के रिस्क में कैटेगराइज किया जाता है, लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क। अगर कस्टमर लो रिस्क में है तो उसको 10 साल में फिर से केवाईसी देनी पड़ेगी, मीडियम रिस्क में है तो 8 साल में फिर से देनी पड़ेगी, और हाई रिस्क में है तो 2 साल में फिर से देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है री केवाईसी के लिए आपको जो सवाल पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि अगर कस्टमर हाई रिस्क में है तो कितने साल में केवाईसी लेनी पड़ेगी, 2 साल में, मीडियम है तो 8 साल में, लो है तो 10 साल में। अगर केवाईसी में कोई चेंज नहीं हुआ है तो ओनली डिक्लेरेशन दे देगा कि केवाईसी में मेरा कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर एड्रेस में कोई चेंज नहीं हुआ है तो वो भी डिक्लेरेशन दे देगा, लेकिन अगर कोई चेंज हुआ है तो ये प्रूफ देगा कि मेरा यहाँ पर चेंज हुआ है, तो आप उसको वेरीफाई करेंगे। और अगर कस्टमर अदर देन इंडिविजुअल हैं, जैसे कंपनी अकाउंट्स हैं, ट्रस्ट हैं, तो डिक्लेरेशन ऑब्टेन करना है, साथ ही साथ बेनिफिशियल ओनर के जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको लेने हैं, और उनके फ्रेश केवाईसी भी ऑब्टेन करने हैं। एक नया चीज आपको जो है आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, जो भी स्मॉल अकाउंट्स में जिन्हें विदाउट केवाईसी हैं तो वहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि उस खाते में 50,000 से ज़्यादा बैलेंस नहीं होगा, और साल भर में 1 लाख से ज़्यादा जमा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर कोई अकाउंट ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से खुला है, ओटीपी बेस्ड नॉन फेस टू फेस, वो कस्टमर जो है बैंक आया नहीं है और ओटीपी से अकाउंट खोला है, तो उसमें एग्रीगेट बैलेंस जो है किसी भी समय, क्योंकि आधी केवाईसी हो गई है ई केवाईसी, तो एग्रीगेट बैलेंस 1 लाख रुपए होगा, मतलब किसी भी समय उसके खाते में 1 लाख से ज़्यादा पैसा नहीं हो सकता। दूसरा, साल भर में 2 लाख जमा कर सकता है। और ऐसे खातों में जो है अगर टर्म लोन की फैसिलिटी है तो 60,000 के, अगर ओटीपी बेस्ड है तो 60,000। और ई केवाईसी जो है वो डिजिटल केवाईसी है, वो उसकी वैलिडिटी होती है 1 साल। ये भी सवाल पूछता है ई केवाईसी की वैलिडिटी, अगर ई केवाईसी नॉन फेस टू फेस कस्टमर अकाउंट खोला है तो उसकी वैलिडिटी कितनी है, 1 ईयर। और ऐसे खातों के लिए बैंक को कहा गया है कि सी केवाईसीआर नंबर से अगर खाता खुला है तो ई केवाईसी किया हुआ है, तो भी अगर फेस टू फेस है तो लिमिटेशन नहीं है, फेस टू फेस नहीं है तो लिमिटेशन जो है जैसा आप जिक्र किया गया वैसा है। सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री, देखिए यहाँ पर सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री है, जब भी फुल फॉर्म पूछे तो इसको पूरा लिखिएगा, सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री CKYCR। 2005 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और 2016 से गवर्नमेंट ने ये सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये कंफर्म किया, इंस्ट्रक्ट किया कि आप जब भी ग्राहक बनाएंगे तो ग्राहक बनाने के 10 दिनों के अंदर आपको CKYCR नंबर जनरेट करना मैंडेटरी है। तो ये सवाल एग्जामिनेशन में आता है कि CKYCR नंबर बैंक में रिलेशनशिप बनने के कितने दिनों के अंदर जनरेट हो जाना चाहिए, तो CKYCR नंबर जो है 10 दिनों के अंदर जनरेट हो जाना चाहिए। दूसरा, CKYC कितने डिजिट का नंबर होता है, 14 डिजिट का नंबर होता है। और जो इसमें CKYCR एक ऐसी सुविधा है जहां पर सेंट्रल रिपोजिटरी है, शेयर सेंट्रल रजिस्ट्री जो है, वहां पर जो भी ग्राहक का आपके साथ संबंध स्थापित करता है उसके सारे केवाईसी डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड रजिस्टर्ड हो जाते हैं, और सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं। अगर वही व्यक्ति कहीं भी एड्रेस चेंज करता है तो वो रिकॉर्ड जो है CKYCR में अपडेट हो जाता है। तो ये CKYCR के सिग्निफिकेंस है। सोचिए आपके यहाँ कस्टमर है, उसने केवाईसी डॉक्यूमेंट दिया है, लोन दिया है, अभी एड्रेस बदल के दूसरी जगह चला गया, और अगर वहाँ कोई फाइनेंशियल व्यवहार कर रहा है तो उसका एड्रेस जो है वहाँ चेंज हो जाएगा, तो फिर आपके पास भी वो एड्रेस दिखने लग जाएगा उसका CKYCR में, आपके सिस्टम का ऑटो फेच में। फटका और कॉमन रिपोर्ट स्टैंडर्ड्स जो हैं, जो सबसे ज़्यादा जो है फटका पूछता है, जो USA
के जो भी नागरिक हैं, अगर वो इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के जो इनके पास हुआ है यूएसए और इंडिया के साथ या अलग अलग स्टेट के साथ, तो उनके जो नागरिक हैं अगर इंडिया में आके कोई इनकम करते हैं तो हमें इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन साझा करनी होती है, जिसको फटका कंप्लायंस कहते हैं। और ये जो है फटका कंप्लायंस जो है यूएसए से जुड़ा हुआ है। और फटका का जो फुल फॉर्म है, ज़्यादातर फटका का फुल फॉर्म पूछता है और सीआरएस का भी फुल फॉर्म पूछता है। तो फटका जो है फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट है, और सीआरएस है कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो आप लोग अगर लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए। और यहाँ पर जो दोनों नियम हैं वो उनमें से ज़्यादातर तो फटका के बारे में पूछता है। तो फटका जो कि यूएस व्यक्तियों की पहचान करके या यूएस के बाहर अगर कोई व्यक्ति गया है तो उनकी जो फाइनेंशियल जो एसेट्स हैं या संपत्ति हैं उनका अगर वो संग्रह कर रहा है और उसमें कर चोरी कर रहा है, तो इसकी जो एक सामान्य रिपोर्टिंग सिस्टम स्टैंडर्ड है उसके आधार पर आपको डाटा शेयर करने होते हैं। इसको बोलते हैं फटका, फटका कंप्लायंस। इसके लिए उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है गवर्नमेंट से, तो आपको उसके बारे में जानकारी देनी होती है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट शॉर्ट में देखेंगे यहाँ पर कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। यहाँ पर एक डर्टी मनी जो है मतलब अपराध से कमाया गया पैसा अगर इन्वॉल्व है तो उसको क्लीन करना, और क्रिमिनल एक्टिविटी में उसको जो है पैसा कमाया है और उसको जो है वो साफ कर देना है ना। मनी लॉन्ड्रिंग, लॉन्ड्रिंग कैसे करते हैं, गंदे कपड़े हैं उनको धो धो के उसको साफ करना है फिर उसको पहनना है। तो ठीक उसी तरह से गंदा पैसा तरीके से कमाया गया पैसा है उसको धो धो के साफ करना है और उसका इस्तेमाल करना है एसेट बनाने के लिए। इसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो प्रिडिक्टेड क्राइम है, प्लेसमेंट है, लेयरिंग है और इंटीग्रेशन है। ये तीन चीजें हैं। पहले क्राइम होगा, क्राइम से पैसा आएगा, पैसे को प्लेसमेंट करेंगे मतलब बैंक के अंदर रखेंगे, फिर उसकी लेयरिंग करेंगे, इसको उतना घुमाएंगे, इतना घुमाएंगे, इतना घुमाएंगे, इतना घुमाएंगे, फिर उसके बाद एक जगह इकट्ठा करेंगे। कई जगह उसको जैसे धोबी पछाड़ करते हैं ना, कपड़े धोते हैं, तो चारों दिशाओं से पटकता है पटकता है पटकता है, उसके बाद उसको जो है फिर से पानी में डालता है और साफ कपड़ा आता है। तो एक क्राइम होगा और वो क्राइम से पैसा आएगा, पैसे को है प्लेसमेंट करेंगे सिस्टम में, और सिस्टम में प्लेस करके उसकी लेयरिंग की जाएगी, उसको घुमाया जाएगा अलग अलग जगह, और जहाँ जहाँ घुमाया गया वहाँ से फिर वापस करके एक जगह लाया जाएगा और उसका इस्तेमाल फिर एक नंबर में किया जाएगा। तो इसको बोलते हैं डर्टी मनी को क्लीन करना। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर अपराध जो करने वाले लोग हैं वो अपराध से पैसा कमाते हैं और उस पैसे को प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन के माध्यम से क्लीन करते हैं, और उसके प्रॉफिट से क्रिमिनल एक्टिविटी से जो प्रॉफिट है उसको वैधानिक तरीके से दिखा देते हैं और उसको जो है एसेट क्रिएट कर लेते हैं। आगे जो हम लोग देखेंगे इसको किस तरीके से प्रोसेस उसका होता है। यहाँ पर देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर इलीगल फंड्स होते हैं और इसके एसेट्स होते हैं, उसको लीगल फंड और एसेट में कैसे कन्वर्ट करना है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस है। क्या करते हैं यहाँ पर, प्लेसमेंट। एक व्यक्ति अपराध से पैसा कमाया, ठीक है, देख रहे हो विनोद, विनोद है कि नहीं आज। तो एक व्यक्ति जो है यहाँ पर अपराध से पैसा कमाया और इसको यहाँ पर दो जगह दो रख दिया, जिसको प्लेसमेंट कहते हैं, है ना, फाइनेंशियल सिस्टम में रख दिया। अब यहाँ से फिर इसको लेयरिंग किया जाता है, लेयरिंग। अब यहाँ से देखो, ये यहाँ पर अकाउंट से रखे, दो अकाउंट में रखे, यहाँ से इधर दे दिया, 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 यहाँ से इधर, मतलब और घुमाया। ये तो छोटा ही स्क्रीन है, ज़्यादा बना नहीं पाया मैं। और यहाँ पर इस तरह से घुमा घुमा के फिर सारे जो है घूम फिर के फिर एक जगह आए, वो एक पैसा यहाँ से घूम फिर के, और जब एक जगह से आए तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट किया, और इन्वेस्टमेंट करके खरीदी बिक्री की और उसको लीगल दिखा दिए, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो पहला होता है प्लेसमेंट, गलत तरीके से कमाए गए संपत्ति को बैंकिंग सिस्टम में लाना। फिर होता है लेयरिंग, उसको मल्टीपल अकाउंट्स, बैंक, इंटरमीडिएटरीज, कॉरपोरेशन, ट्रस्ट, कंट्री, सब जगह घुमाएंगे उसको। ये नहीं कि सिर्फ एक ही बैंक में घुमाएंगे, उससे उधर बैंक में उधर घूमेंगे, सब तरह अलग अलग जगह, कहीं एलआईसी में, इधर उधर सब इंटरमीडिएट में घुमा के लाएंगे, और फिर उसको घूम फिर के एक जगह ओरिजिन आएगा, और उससे जो है
मनी म्यूल्स ऐसे खाते होते हैं जिनमें अपराध का पैसा घूमता है, जैसे कि हमारे संतोष जी बता रहे हैं। जहां जहां वो घूमेगा, जानबूझकर या अनजाने में भी वो अगर पैसा घुमाए तो वो अकाउंट्स को मनी म्यूल्स कहते हैं। ठीक है। खच्चर खाते बोलते हैं उनको, है ना। उनका उनको जो है ढोने का काम किया गया है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ढोने का काम किया गया है, ऐसे मनी म्यूल्स कहते हैं। तो ये तीन स्टेज हैं लॉन्ड्रिंग के। एक होता है प्लेसमेंट, दूसरा होता है लेयरिंग, तीसरा होता है इंटीग्रेशन। ये इससे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछते हैं। अगर स्क्रीन के माध्यम से यहाँ पर देखेंगे, इस पर देखिए कि एक व्यक्ति है, बैंक में आता है और वो बोलता है कि मैं जो है इतने रुपए जमा करना चाहता हूँ, एक कंपनी के अकाउंट में जमा करना चाहता हूँ, और वो जमा कर देता है। फिर जब जमा होता है तो उस बैंक से फिर उसको वो ट्रांसफर अपने खाते में जमा किया, फिर खाते में जमा करके और उसको दूसरी कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी को दे दिया। वहां से कहीं और ट्रांसफर कर दिया, वहां से कहीं और ट्रांसफर हो गया। ऐसे करते करते घूम फिर के वो फिर इन्वेस्टमेंट चला गया। इन्वेस्टमेंट से फिर इनकम सहित फिर पैसा आ गया, और फिर उसके बाद परचेस हो गया, घर खरीद लिए या कहीं प्रॉपर्टी में लगा दिए, किसी बिजनेस में पैसा लगा दिया। तो ये आपको जो है ये फोटोग्राफ्स के माध्यम से आप सीख पा रहे होंगे। और एक सरल तरीके से एक नया इमेज के माध्यम से देखिए। जब भी गलत तरीके से पैसा कमाया, गलत तरीके से पैसा कमाने के बाद वो बैंक में आता है, और बैंक में आके वो पैसा जमा करने की कोशिश करता है, जमा करता है। जमा करने के बाद उसको ट्रांजेक्शन करता है, जिसको लेयरिंग कहते हैं। लेयरिंग में देखिए, ये दुनिया भर में हर जगह घुमा घुमाते हैं, पहले इतना घुमाते हैं, साल भर घुमाते रहेगा अलग अलग जगह। जो मनी म्यूल्स बता रहे हैं, इनके खाते में उनके खाते में ऐसे घुमा घुमा के आएगा। घुमाने के बाद फिर वो इंटीग्रेशन करते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं और लग्जरी एसेट्स खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट है करते हैं, या बड़ा सा कोई प्रॉपर्टी खरीद लेंगे और फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके उसको बेचेंगे और लीगल इनकम दिखा देंगे, और फिर उसको गवर्नमेंट से टैक्स वैक्स भी दिखा देंगे उसमें, है ना। तो गलत तरीके से पैसा कमाए, और उसको आखिरी में जो रिजल्ट है उसको लीगल एसेट्स में दिखा दिए। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है, ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग को नियंत्रित करना और उनको रोकथाम करना, और अगर इससे संपत्ति हैं तो उनको सीज करना, लॉन्ड्रिंग मनी से कमाए गए प्रॉपर्टी को सीज करना और उनको डील करना और नियमानुसार उनको दंड देना। ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। पनिशमेंट जो अभी एग्जामिनेशन में पूछता है, आपके एग्जामिनेशन में मनी लॉन्ड्रिंग में मैक्सिमम पनिशमेंट कितना है। तो मनी लॉन्ड्रिंग में जो अगर कोई पर्सन जो है मनी लॉन्ड्रिंग में गिल्टी पाया जाता है, तो उसको 3 साल से लेके 7 साल की सजा या 5 लाख का फाइन है। 3 साल से लेके 5 साल की सजा या 5 लाख का फाइन है। और अगर वो नॉर्कोटिक्स या अगर नॉर्कोटिक्स, क्या बोल रहे हैं हमारे साथी? अच्छा, हाँ, अगर वो नॉर्कोटिक्स या ड्रग्स में अगर गिल्टी पाया गया, तो फिर वहां पर 3 साल से 10 साल की सजा हो जाती है और 5 लाख का पेनल्टी है। पेनल्टी अमाउंट 5 लाख का है। और यहाँ पर सजा जो है 3 साल से 10 साल हो जाता है, अगर वो ड्रग्स से इन्वॉल्व है उसमें तो। अदरवाइज अगर मनी लॉन्ड्रिंग विदाउट ड्रग्स है तो 3 साल से 7 साल। तो दोनों को याद रखना पड़ेगा आपको। 3 से 7 साल का ज़्यादा पूछता है, ड्रग वाला जो है कम पूछता है। चलिए, अगला है मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। तो केवाईसी के चौथा पिलर है मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स में ये कहा गया है केवाईसी गाइडलाइन में कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स 2002 और 2005 जो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड है, इनके अनुसार जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है बैंकों को या इंटरमीडिएटरीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनको 5 साल तक रिकॉर्ड रखने हैं। और जो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस है वो ऑनगोइंग प्रोसेस है। बैंक की एक जिम्मेदारी है कि जो भी प्रक्रिया है ट्रांजैक्शंस की, या जो भी ट्रांजैक्शंस उनके यहाँ हो रहे हैं, उनके वैधानिक पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, ये सुनिश्चित करना है। अगर कोई व्यक्ति आपके यहाँ से लेन देन कर रहा है और जिस प्रोफेशन के साथ जुड़ा है उसका इस्तेमाल वो उसी लेजिटिमेटेड पर्पस के लिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये इंश्योर करना बैंक की जिम्मेदारी है। और अगर उसमें कोई गड़बड़ होता है तो आपको रिपोर्टिंग करनी है एज ए सस्पिशियस ट्रांजेक्शन। रिपोर्टिंग करने के लिए
तो जो ट्रांजैक्शन अब रिपोर्टिंग है, ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को की जाती है और फिन नेट को की जाती है। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो एग्जामिनेशन में जो सवाल पूछते हैं वो एफआईयू से जुड़ा हुआ पूछते हैं और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को जुड़ा हुआ पूछते हैं। और दूसरा जो फिन नेट है उसको फाइनेंशियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन नेटवर्क कहते हैं। जो फाइनेंशियल जो नेटवर्क है ना, फिन नेट, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन नेटवर्क बोलते हैं। और आपका जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है इंडिया, उसको बोलते हैं। ये पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत इसमें एसटीआर में रिपोर्टिंग करने हैं और आपका सीटीआर में रिपोर्टिंग करनी है। तो यहाँ पर जो स्लाइड यहाँ बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति अपने प्रोफेशन के हिसाब से उसके ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं तो उन्हें सस्पिशियस ट्रांजैक्शन में रिपोर्ट करनी है और हाई रिस्क में क्लासिफाई करनी है और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को करनी होती है। अब यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर टाइम पीरियड दिया गया है, आपको कैसे कैसे रिपोर्टिंग करनी है, आप लोग इसको जरा देख लीजिए। सबसे पहले कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। सभी ट्रांजैक्शन जो नगद में किए गए हैं 1 महीने के अंदर अगर 10 लाख से ज़्यादा हो तो उसकी रिपोर्टिंग की जाएगी कैश ट्रांजैक्शन के रूप में। कैश ट्रांजैक्शन के रूप में अगर रिपोर्ट किए तो महीना खत्म होने के 15 दिनों के अंदर सीटीआर का जो है आपको रिपोर्टिंग करनी होती है, सीटीआर रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को रिपोर्टिंग की जाएगी, सीटीआर। दूसरा है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, जिसको एसटीआर कहते हैं। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन उसकी कोई लिमिट नहीं है, जैसे कि सीटीआर में लिमिट है कैश ट्रांजैक्शन 10 लाख रुपए से ज़्यादा होता है तो रिपोर्टिंग करनी है, लेकिन एसटीआर के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन ऐसा है अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और उसके प्रोफाइल से मैच नहीं हो रहा है, उसके अकाउंट प्रोफाइल से मैच नहीं हो रहा है, या उसका उपयोग जो है आपका डर्टी मनी से जुड़ा हुआ लग रहा है, आपको टेररिस्ट एक्टिविटी से लग रहा है, कर चोरी के हिसाब से लग रहा है, देश की आर्थिक गतिविधियों को रोकने के लिए लग रहा है, या उसके प्रोफाइल से मैच नहीं हो रहा है, तो आप उसको सस्पिशियस ट्रांजैक्शन दिखाएंगे। और जिस समय से सस्पिशियस ट्रांजैक्शन कंफर्म होगा उसके 7 दिनों के अंदर एफआईयू को रिपोर्ट करना है। दूसरा है काउंटरफिट करेंसी नोट। काउंटरफिट करेंसी नोट जो आपके एग्जामिनेशन में अभी पिछले संडे आया था, इसकी रिपोर्टिंग की जाती है 15 ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हमारे साथी। क्या होता है, आपके हेड ऑफिस को रिपोर्टिंग 5 तारीख तक करनी है, आरबीआई को रिपोर्टिंग 7 तारीख तक करनी है और एफआईयू को रिपोर्टिंग जो है 15 दिनों में करनी है। तो एफआईयू हो गया, पुलिस हो गया, इनको जो है 15 दिनों के अंदर करनी है। ये जरा क्लियरिटी देख लीजिए, एग्जामिनेशन में जैसा सवाल आया होगा वैसा करिएगा। आपके पॉलिसी में कहा गया है कि हेड ऑफिस को जो है ये 5 तारीख तक पहुंच जानी चाहिए, आरबीआई को 7 तारीख तक पहुंच जानी चाहिए और एफआईयू को जो रिपोर्टिंग है 15 तारीख तक पहुंचनी चाहिए। दूसरा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट जो है महीना खत्म होने के 15 दिनों के अंदर पहुंच जानी चाहिए। और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अगर कैश ट्रांजैक्शन 10 लाख से ज़्यादा हो रहा है 1 महीने में तो ये एनटीआर होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट। अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे एनजीओ वगैरह हैं, उनमें अगर कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आपको रिपोर्टिंग करनी है। और दूसरा है क्रॉस बॉर्डर वायर जो ट्रांजैक्शन है, CBWT, क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांजैक्शन। ये भी 15 तारीख के महीना खत्म होने के देनी है, लेकिन इसकी लिमिटेशन जो है 5 लाख है, इसका थ्रेशोल्ड लिमिट है 5 लाख। अगर 5 लाख से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन अगर क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो उनकी रिपोर्टिंग एफआईयू को की जाती है 15 दिनों के अंदर। तो कॉम्बैटिंग फाइनेंस ऑफ टेररिज्म, जिस जो आपका अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, यूएपीए एक्ट में 1967 में, इसमें जो है ऐसी एक्टिविटी दिखाई गई हैं जिनकी वजह से जो है टेररिज्म को जो है अगर फाइनेंसिंग कर रहे हैं तो उनके रोकथाम के लिए जो प्रिवेंशन जो दिया गया है वो अंडर सेक्शन 51A ऑफ यूएपीए एक्ट। यूएपीए एक्ट पे अभी मैं बना रहा हूँ, आने वाले दिनों में एक डिटेल सेशन है, अभी कंप्लीट बनानी है, 1-2 दिन में बन जाएगा। फिर हम लोग उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट के बारे में भी बताऊंगा। क्योंकि ये यूएपीए एक्ट जो है, ये जितने भी एसेट्स हैं उनको फ्रीज या उनके अकाउंट को फ्रीज करने के लिए आपको कई बार
जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अफेयर, हाउस ऑफ एंड अफेयर्स के माध्यम से आता होगा। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो रिपोर्टिंग मिनिस्ट्री है, वहां से ये आता होगा यूएपीए एक्ट के तहत। रिस्क मैनेजमेंट, जैसे कि आप लोग अभी देखे भी हैं कि इनका री केवाईसी ली जाती है अगर लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क है। तो लो रिस्क के जो अभी पिछले एग्जामिनेशन में इसमें टर्नओवर भी पूछा गया, उसको डिटेल भी आपको देखेंगे। बट यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं लो रिस्क कैटेगरी में, कि सैलरीड पर्सन और लो इकोनॉमिक, जो लो स्टैंडर्ड के लोग हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ये जो हैं लो रिस्क में दिखाए जाते हैं। मीडियम में जो कंपनीज हैं, प्राइवेट लिमिटेड हैं, बिजनेस करने वाले हैं, इनको जो है मीडियम रिस्क में दिखाया जाता है। और हाई रिस्क में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, ट्रस्ट हैं, चैरिटी हैं, सोसाइटी हैं, क्लब हैं, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन हैं, ज्वेलरी हैं, बुलियंस हैं, ये सबको दिखाया जाता है। अब इनके थ्रेशोल्ड लिमिट ये काम का आपके लिए नहीं है, ये पर्टिकुलर किसी बैंक का है, ये भी किसी बैंक का है पर्टिकुलर, ये भी आपके काम का नहीं है। इसमें क्या कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट दिया गया है, जिसमें कि इतने का जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो उनके लिए जो से थ्रेशोल्ड लिमिट दिया गया है रिस्क कैटेगरी के आधार पर। ये बैंक टू बैंक पॉलिसी में जो है अलग से देखेंगे आपकी बैंक की पॉलिसी का। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, इसलिए इसको हम छोड़ दे रहे हैं। काउंटरफिट करेंसी नोट यहाँ पर जो है स्क्रीन पर दिख रहा है। काउंटरफिट करेंसी नोट, जब भी काउंटरफिट करेंसी नोट आपके काउंटर में मिलता है तो आप उसको इम्पाउंडेड करना है, और प्रिस्क्राइब फॉर्म है, आप उसको उसमें रिसीट देनी है काउंटरफिट करेंसी नोट में। अगर एक सिंगल डिपॉजिट में 4 नोट तक काउंटरफिट करेंसी नोट मिलते हैं तो आपके नोडल ऑफिसर जो है वो उसको इकट्ठा करेंगे, और महीने भर के काउंटरफिट करेंसी नोट इकट्ठा करके फिर आपको नियर बाई पुलिस स्टेशन में देंगे उसको, और उसकी रिपोर्टिंग कंसोलिडेटेड करेंगे। लेकिन अगर किसी भी समय एक सिंगल डिपॉजिट में 5 या उससे ज़्यादा के काउंटरफिट करेंसी नोट मिलते हैं तो वहाँ पर जो नोडल ऑफिसर होंगे वो इमीडिएटली एफआईआर लॉन्च करेंगे पुलिस में, और जो है इसकी कार्रवाई के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है कि अगर एक सिंगल डिपॉजिट में 5 या 5 से ज्यादा के काउंटरफिट करेंसी नोट मिलते हैं तो उसमें इमीडिएटली एफआईआर होगा नोडल बैंक ऑफिसर के द्वारा, पुलिस अथॉरिटी को, लोकल पुलिस अथॉरिटी में ये एफआईआर होगा। दूसरा यहाँ पर देखिए लिखा है, काउंटरफिट नोट्स डिटेक्टेड बाय ऑल ब्रांचेस बैंक सेल रिपोर्ट टू आरबीआई बाई 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। महीना खत्म होने के 7 दिनों के अंदर काउंटरफिट करेंसी नोट की रिपोर्टिंग करनी है। और जो भी काउंटरफिट करेंसी नोट्स जो पुलिस को दिए हैं वहां से अगर वापस आता है तो उसको 3 साल तक उसको प्रिजर्व रखना है। ये बात कही गई है काउंटरफिट करेंसी नोट में। काउंटरफिट करेंसी नोट में एक और भी सवाल अभी आता है कि उसमें जो सील लगाए जाते हैं इम्पाउंडेड का, वो किस साइज का होता है। 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, ये आप लोग याद कर लीजिए। 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर जो है उसका साइज होता है। आजकल वीडियो केवाईसी के माध्यम से कस्टमर को एक्सेप्ट किया जा रहा है, कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन की जा रही है। तो इसमें ये कहा गया है, जब भी वीडियो केवाईसी के माध्यम से कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है तो उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन उसका एड्रेस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कस्टमर कानपुर का है तो आप नियर बाई ब्रांचेस को करके फिजिकल वेरिफिकेशन करा लीजिए। दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सवाल पूछा जाता है इसमें, कि सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का केवाईसी गाइडलाइन के हिसाब से एटलीस्ट 5 साल तक आपको रिकॉर्ड रखने हैं। ये पीएमएल एक्ट 2002 के तहत और केवाईसी मास्टर डायरेक्शन 2016 के तहत कहा गया है। अगर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है या कोर्ट से लिटिगेटेड है तो वहां पर 10 साल तक मेंटेन करना है, लेकिन केवाईसी मास्टर डायरेक्शन रिवाइज पॉलिसी में 5 साल है। तो ज़्यादातर 5 साल का पूछा जाता है। और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के लिए भी पूछा जाएगा तो 5 साल तक, अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर मिला है तब उसको मैक्सिमम 10 साल तक ले जा सकते हैं। तो ये रिस्क मिटिगेशन प्लान, ये भी किसी बैंक का आपका इंडिविजुअल है। तो ये केवाईसी गाइडलाइन जो आपके एग्जामिनेशन के लिए एकदम इम्पॉर्टेंट है। आप केवाईसी गाइडलाइन सभी बैंकों के पॉलिसी में समान होता है।
मुख्यतः ज़्यादातर जो केवाईसी में सवाल पूछे जाते हैं वो 4 पिलर को देखते हुए पूछे जाते हैं, जो कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो इससे जुड़े हुए काफ़ी चीज़ें आप इसमें सीखे होंगे। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, मैंने मनी म्यूल्स, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फिर आपका जो है उसके पनिशमेंट वगैरह के बारे में भी चर्चा किए हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। आज नए बैच स्टार्ट किए हैं, आज से 3 महीने का बैच चलेगा जो पूरे दिसंबर तक चलेगा। इसका आज पहला सेशन था। केवाईसी से शुरू किए हैं, तो कल जो है आपको इंटरनल पॉलिसी के भी सेशन देखने के लिए मिलेंगे और जनरल बैंकिंग के भी सेशन मिलेंगे। तो आज के रात में केवल आज एक ही सेशन है, कल 2 से 3 सेशन भी होंगे लगातार। 8 से 10 बजे तक पूरे सेशन चलेंगे एग्जामिनेशन तक। तो हम त्यौहार भी मनाएंगे, सारी खुशियां भी मनाएंगे और पढ़ेंगे भी। और हमारी सफलता के लिए हम जो है एक किस्सा बनेंगे और सफलता का हिस्सा बनेंगे। तो अगर हम हल का हिस्सा नहीं है तो हम समस्या हैं। तो ये तो समस्या हल करने के लिए है। हम समस्या का हल तभी होगा जब हमारे पास ज्ञान होगा। और कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए, साधन सभी जुड़ जाएंगे, केवल संकल्प का धन चाहिए। अगर आपके अंदर संकल्प शक्ति है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि 100 विकल्प हैं मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन एक ही संकल्प है मंजिल तक जाने के लिए। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा फिर से कल आने के लिए। जब भी क्लासेस होंगे तो आप लोग आइए। आपके मन में कोई सवाल होगा तो हम लोग किसी डाउट क्लियरिंग सेशन में ले लेंगे। आज ये सेशन यहीं मैं समाप्त करने की आपसे अनुमति चाहूँगा। आशा करता हूँ कि आप लोग को सीखने के लिए मिला होगा, कुछ तो नया सीखने के लिए मिला होगा। और इसको दोबारा देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। ये पीडीएफ और ये वीडियो मैं थोड़ी देर से अपलोड कर दूंगा। इसी तरह सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सफलता के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए। साथ ही साथ मुस्कुराते रहिए, उत्सव मनाते रहिए। आज के सेशन को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। फिर मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि, जय माता दी।